जी आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैटालिसिस। ये जो चैप्टर है ये कैटालिस्ट से मुतालिक है और आप लोगों ने कैटालिस्ट हर जगह पे देखा है जो इस्तेमाल हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं मोस्टली कैटालिस्ट बेस्ड होते हैं। तो आज हम कैटालिस्ट का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो कि एक केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देती है विच अल्टर्स रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के जो रेट है उसको वो चेंज कर देती है, लेकिन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये खुद जो होता है ये अनचेंज्ड रहता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के एंड होने के ऊपर ये खुद चेंज नहीं होता, ये वैसे का वैसा रहता है। ठीक हो गया। कैटलिस्ट जो होता है ये दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकता है और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देता है, वो आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करवा देता है। ठीक हो गया। आगे फर्दर हम इसकी टाइप्स भी देखेंगे कैटलिस्ट की, के होमोजीनियस होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं। वही टाइप्स की अभी हम बात करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। नंबर वन, एक होता है हमारे पास होमोजीनियस, होमोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए जी, होमोजीनियस जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो चीजें होंगी, जो रिएक्टेंट होंगे वो होमोजीनियस इन नेचर होंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा कैटलिस्ट होता है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड जो आपका कैटलिस्ट होता है ये दोनों सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं, प्रेजेंट इन। ये वीडियो किसने ऑन कर ली है? सेम फिजिकल स्टेट। ठीक हो गया जी। जो आपके रिएक्टेंट होते हैं और जो कैटलिस्ट होता है प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है लिक्विड, सॉलिड और गैस। मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ। ऑक्सीडेशन है SO2 की, SO2 प्लस O2 प्लस NO। यहाँ पर जो NO है ये एक कैटलिस्ट है। अब ये SO2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी गैस है, ये तीनों के तीनों गैसियस स्टेट में है। SO3 बन जाता है प्लस NO वैसे का वैसा आपको मिल जाता है, क्योंकि NO एक कैटलिस्ट होता है, ये कंज्यूम नहीं होता, जस्ट ये रिएक्शन रेट को चेंज करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो तीनों चीजें हैं वो गैसियस स्टेट में हैं और प्रोडक्ट आपका वो भी गैसियस स्टेट में आपको मिलेगा। इसके बाद डीकम्पोजिशन है एस्टल्डिहाइड की, जैसे CH3CHO प्लस आयोडीन। ये भी वेपर स्टेट में होता है, ये भी वेपर स्टेट में होता है। CH4 प्लस CO। ठीक हो गया, ये भी गैस और ये भी आपकी गैस आपको मिल जाती है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि गैस और वेपर फेज में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है आप में से? जी जल्दी से कोई बताना चाहे, माइक ऑन करके बता सकता है। गैस और वेपर स्टेट में। सर गैस अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट है, जबकि वेपर मिक्सचर होता है गैस और लिक्विड का। हाँ जी ठीक है, ऐसा ही है, सही बताया आपने। तो जो वेपर होते हैं बेसिकली इसमें कुछ अमाउंट में लिक्विड भी शामिल होता है और कुछ गैस भी शामिल होती है। ठीक है जी।
ये याद रख लेना है। आयोडीन यहाँ पे कैटलिस्ट होता है, आयोडीन ऑब्टेन हो जाता है आपको दोबारा से। तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट था। अब हेट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट होगा, जो आपके पास कैटलिस्ट होगा और जो रिएक्टेंट होंगे उनकी स्टेट डिफरेंट होगी, फिजिकल स्टेट उनकी डिफरेंट होगी। मिसाल आपको देता हूं कि अगर यही SO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट हम प्लाटिनियम की प्रेजेंस में करवाएं, SO2 प्लस O2 प्लस प्लाटिनियम। अब प्लाटिनियम सॉलिड है, ये दोनों गैस स्टेट में है, ये सॉलिड इन नेचर है। SO3 बन जाएगा और प्लाटिनियम आपको वैसे का वैसा मिल जाएगा। ये एक चीज हो गई, ठीक है। और एक होता है कॉन्टैक्ट कैटलिस्ट। कॉन्टैक्ट ये आपके पास इसी हेट्रोजीनियस की टाइप में ही आ जाता है। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कैटलिस्ट आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट कैटालिसिस बोल दें तो बेहतर है, क्योंकि प्रोसेस है ये। आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या होता है जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कोई बता सकते हैं आप में से? HNO3 सल्फ्यूरिक तैयार। एसिड, जी, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, कॉन्टैक्ट कैटलिस्ट उसमें यूज करते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है जी? तो सुन ले, इसका मतलब बड़ा आसान है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। कॉन्टैक्ट का तो आपको पता है ना, किसी के साथ राब्ते में आना, किसी के साथ ताल्लुक में आना। तो ये वही वाला कॉन्टैक्ट है कि यहाँ पे जो प्लाटिनियम था आपका सॉलिड था, जो रिएक्टेंट होते हैं वो इस प्लाटिनियम के कांटेक्ट में आ जाते हैं। यानी रिएक्टेंट जो होते हैं वो इस प्लाटिनियम के कांटेक्ट में आते हैं। ये जो रिएक्शन हो रहा होता है ये इसकी सरफेस के ऊपर हो रहा होता है। अब जितने भी रिएक्शन सरफेस के ऊपर होते हैं, सॉलिड सरफेस के ऊपर, वो आपके पास कांटेक्ट प्रोसेसेस कहलाते हैं। कांटेक्ट प्रोसेस जो कि किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर हो रहे होते हैं, तो उसको आप कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं। और उस केस में जो कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है वो कांटेक्ट कैटलिस्ट कहलाता है। तो ये बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट था कि कांटेक्ट कैटलिस्ट क्या होता है, ये प्रोसेस क्यों कांटेक्ट प्रोसेस कहलाता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 मैं लिख रहा हूं कि जो कैटलिस्ट होता है ये रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज रहता है। आप कह सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि इसकी मिसाल के तौर पर ये आयरन था तो आयरन ही रहेगा, ये नहीं होगा कि आयरन ऑक्साइड बन जाएगा या आयरन के कोई कंपाउंड बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये आयरन था तो आयरन ही रहता है, इसकी कंपोजिशन वही रहती है। ठीक हो गया? तो लेकिन ये हो सकता है कि इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे पहले आपने लिया था सॉलिड फॉर्म में यानी बड़े बड़े इसके यूनिट से टूट कर ये पाउडर फॉर्म में चला गया हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये सॉलिड से पाउडर फॉर्म में चला जाए, ये सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, लिक्विड से गैस में चला जाए, लेकिन रहेगा तो वही चीज। आप देखें बर्फ जो है इसको आप पानी बना लें या कह सकते हैं कि वेपर बना ले पानी के, रहेगा तो पानी ही, वाटर ही रहेगा, उसका फार्मूला तो सेम ही रहेगा। सर कंपोजिशन। जी हाँ जी पूछें। जी, जिसका क्वेश्चन है वो पूछें जरा। तो ये, सर ये मैंने आपसे पूछना था कि पाउडर नहीं है वो भी सॉलिड स्टेट है, हाँ जी बिल्कुल, तो मतलब ये कहने स्टेट का तो है चेंज कि नहीं हुआ ना।
हाँ, स्टेट मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कि सरफेस एरिया चेंज हो गया ना उसका, कि पहले एक यूनिट था बड़ा। पाउडर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें फिजिकल स्टेट बिल्कुल नहीं चेंज होती, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म से ये इसका जो है वो शेप चेंज हो गई, आप ये कह लें बेटर रहेगा, ठीक है। कि जो पहले शेप और थी, बाद में इसकी पाउडर फॉर्म में चला गया, तो सरफेस एरिया चेंज हो गया इसका। ठीक हो गया जी। आप लोग जी समझदार है सर। बेटा, तो कोशिश किया करें, ठीक है। तो दूसरी बात ये आ गई है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट चाहिए होती है हमें। स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज रिएक्शन कैरी करने के लिए हमें बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 millionth ऑफ इट्स मास ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनियम is all that is needed to catalyze the decomposition of hydrogen peroxide, यानी इतनी कम अमाउंट में आपको ये चाहिए डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। तो ये दूसरी इसकी मेजर प्रॉपर्टी है। थर्ड हम बात करें, कैटलिस्ट मोर इफेक्टिव होता है पाउडर फॉर्म में, या फाइनली डिवाइडेड फॉर्म हो, तो उसमें कैटलिस्ट जो होता है वो मोर, आप कह सकते हैं, इफेक्टिव होता है। आपको मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी हुई है कि शुगर है, तो उसके एक पाउडर भी मिलता है शुगर का, पीस पीस लेते हैं घरों में, अक्सर खातन जो होती हैं वो डिफरेंट चीज़ों में डालने के लिए पीस लेती हैं चीनी को, और उसके क्रिस्टल्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि जो क्रिस्टल वाली चीनी होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है, जबकि जो पाउडर फॉर्म में होती है वो जल्दी सोलबल भी हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है ना। मैंने आपको एक बात बहुत दफा बता दी है, मैंने आपको कहा था ये बड़ी दफा यूज भी होगी, कि कैटलिस्ट जो होता है या कोई भी सरफेस होती है उसके ऊपर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं, उन एक्टिव साइट्स के ऊपर आकर मालिक्यूल लगते हैं, अटैच होते हैं। जब आप उनको तोड़ दें बड़े यूनिट्स को, तो वो छोटे छोटे डिफरेंट यूनिट्स में टूट जाते हैं। अब 3 थे पहले, तो अब मजीद बढ़ जाएंगे। अब देखिए एक्टिव साइट्स बढ़ जाती हैं, जैसे ही एक्टिव साइट्स बढ़ती हैं तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। तो कैटलिस्ट जब आप इसको फाइनली डिवाइड कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, तो ये उस फॉर्म में ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। स्पेसिफिक इन नेचर, आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि, और स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं कि वो अपने काम से काम रखते हैं, बाकी दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते। कि उनको कहा गया ना ये बर्तन उठा के उधर रख दें, वो उधर ही रखेंगे, साइड पे इधर उधर नहीं रखेंगे। तो कैटलिस्ट भी वही काम कर रहे होते कि इनको अगर एक रिएक्शन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है तो ये उसी रिएक्शन के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पर C2H5OH Al2O3, अब ये जो अल्कोहल को इथीन में ही कन्वर्ट करेंगे, याद रख लें, ठीक है। अब ये एक और मैं कहता हूं कैटलिस्ट ले लेते हैं, और सेम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम कॉपर ले लेते हैं। कॉपर आपने ले लिया है, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। अब देखिए ये जो कॉपर था इसका काम था इसको कन्वर्ट करना एल्डिहाइड में, लेकिन जो ऊपर वाला एल्यूमिना था उसका काम था इसको कन्वर्ट करना अल्कीन में, लेकिन मॉलिक्यूल सेम था। कैटलिस्ट अपने वर्क में माहिर है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक हो गया जी। जो स्पेसिफिक नेचर होती है उनकी। आप लोग बेटा माइक क्यों नहीं ऑफ करते? मैं तो आपको समझा समझा के थक गया हूँ। जो बंदा ज्वाइन करता है वो अंधों की तरह उठ के आ जाता है, और माइक कभी वीडियो ऑन हो रही है, मैं यहाँ माइक ऑफ करते थक गया हूँ आप लोगों के। मैंने आप लोगों को 20 बार कहा है कि आप लोग अपनी मीटिंग की परमानेंट सेटिंग कर लें। अब आमना नवाज की वीडियो ऑन हो गई है।
आप लोग क्या चाहते हैं कि जो बंदा ये कर रहा है फिर उसको परमानेंटली मैं मीटिंग से रिमूव कर दूं? वो मेरी मीटिंग तो फिर ज्वाइन नहीं कर पाएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मास्टर किया हुआ है आप लोगों ने, और आप लोगों को टीचर की बात ही नहीं समझ आ रही। जानवर भी होता है ना बेटा, वो भी समझ जाता है। तो कुछ ख्याल करें आप लोग। बार बार यहाँ पे मैं आपको इतना सोच के आता हूँ कि मैं आपको आज ये काम पूरा करवा दूं, लेकिन मैं फिर 5 मिनट इसी बात पे जाया कर देता हूँ। आप लोग यूट्यूब पर देखें, वहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरह से परमानेंटली अपना माइक ऑफ करना है, किस तरह से वीडियो ऑफ करनी है। तो आपको मिल जाएंगी वो, वहां से आप देखकर अपने ये दो काम तो कर ही सकते हैं आप, ताकि बाकी लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। तो कोशिश करें, वरना फिर मैं दूसरा हरबा इस्तेमाल करूंगा कि जो लोग इसको कंटिन्यू रख रहे हैं तो बेटा आप मेरी मीटिंग से वो फारिग हो जाएंगे, फिर याद रखिएगा। बाकी लोगों का टाइम कीमती है। अगर आप लोगों ने ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करनी है तो डेफिनेटली आपको ही मैं रिमूव करूंगा। ये हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि स्पेसिफिक इन नेचर होती है इनकी। फिर पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि कैटलिस्ट जो होते हैं ये जनरली हम ये कॉन्सेप्ट मान के चलते थे कि दीज आर नॉट इनिशिएटर, दीज आर नॉट इनिशिएटर, कि ये जो रिएक्शन होता है ये उसको इनिशिएट नहीं करवाते कैटलिस्ट जो होते हैं जनरली। लेकिन बाद में ये देखा गया कि एक रिएक्शन है वाटर की फॉर्मेशन। हमने ये देखा H2 + O2, अगर इसको आप रूम टेम्परेचर पर ले लें तो कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन H2 + O2 अगर आप प्लाटिनियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएं तो वाटर बन जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि पहले यही माना जाता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करवाते। रिएक्शन को इनिशिएट करवाना मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवा सकते कैटलिस्ट। लेकिन देखा ये गया, जब लेटेस्ट रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि कैटलिस्ट जो होते हैं समहाउ किसी हद तक आप कह सकते हैं कि रिएक्शन को इनिशिएट भी करवा सकते हैं, लेकिन ये किसी हद तक है। ये नहीं कि हर जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को इनिशिएट करवा दे। अब ये किसकी वीडियो ऑन है जी? इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिक्स जो पॉइंट है कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि कैटलिस्ट जो होते हैं ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करते। याद रखें बेटा, कैटलिस्ट जो होते हैं ना तो ये पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं और ना ही ये केसी को डिस्टर्ब करते हैं। केसी क्या होता है? केसी बेसिकली रिएक्शन जो होता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक हो गया? तो ना तो ये केसी को डिस्टर्ब करते हैं ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को। अब इनमें ना बड़ा डिफरेंस है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आपको समझ भी आ जाएगी। देखें इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। कि मिसाल के तौर पर ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, या हाँ ठीक है ये टाइम के लिहाज से लगा लें। शुरू शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत हाई होता है और एक वक्त आता है कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, एक वक्त आता है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक हो गया जी? और इसी तरह ये आपका फिर रिवर्स रिएक्शन होता है, ये फिर स्टार्ट होता जाता है, तेज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और एक वक्त आता है ये इक्वल हो जाता है रेट और फिर बराबर हो जाता है। कि ये वो पॉइंट है जहां पर आपका इक्विलिब्रियम आ गया है, या आप कह सकते हैं रेट ऑफ
रिएक्शन आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड मान लें और ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे बराबर हो जाते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और आगे ये रेट कांस्टेंट हो जाता है, यानी वो तब्दील नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। या इक्वल मान ले कि आगे भी इक्वल ही रेट है, सेम रेट है, जितना फॉरवर्ड है उतना ही बैकवर्ड है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। अब यहाँ पे ये पोजीशन है इक्विलिब्रियम की। मैं कहता हूं कि इक्विलिब्रियम आता है आपका 2:4 पे। मिसाल दे रहा हूं कि ए जो आपका रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है, कि बी की जब वैल्यू होती है 4, बी की जब वैल्यू होती है 4 और ए की जो वैल्यू होती है वो 2, तो तब आपका इक्विलिब्रियम आता है। मिसाल दे रहा हूं, केसी यहाँ पे क्या होगा, केसी बी ओवर ए होगा, बी ओवर ए, मतलब बी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू है 2, तो आंसर विल बी 2। तो केसी क्या आंसर आ रहा है 2। आपको ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है। आपको समझ आ गई बात? ठीक हो गया जी। अब जो कैटालिस्ट होते हैं, ये ऐड करने के बाद ये जो पोजीशन है 2:4, ये वैसी की वैसी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती। मिसाल दे देता हूं आपको कि कैटालिस्ट आने के बाद जो रिएक्शन रेट था वो बढ़ गया और वो कुछ इस तरह से हो गया कि रिएक्टेंट जो थे वो डबल हो गए, कंसंट्रेशन मैं कहता हूं चले हमने डबल कर दी आपके, और प्रोडक्ट 8 हो गए। अब कंसंट्रेशन 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, डबल कर दिया दोनों को। तो आप लोग बताएं क्या अभी केसी की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा है जी? एक तो साथ में कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी बताने जा रहा हूं अभी आपको। बता दें जरा, क्या केसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा है? सेम नो रेशो पे जा सर। रहा है। सेम रहेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई? अब बता दें बेटा। कि पहले आ रहा था 2:4 पे इक्विलिब्रियम, देखें, ये लेट्स सपोज 2:4 था, लेकिन अब आ रहा है यहां पर जाकर इक्विलिब्रियम अब यहां पर मिल रहा है, मतलब अब 4:8 पर आ रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज हो गई है कंसंट्रेशन बढ़ाने से, लेकिन केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये आप लोग कॉन्सेप्ट उधर बिल्ड नहीं कर पाते। ये वैसे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझा दिया, कंसंट्रेशन का इफेक्ट है ये एक्चुअल में। लेकिन कैटालिस्ट जो होता है, ये ना तो इस पोजीशन को डिस्टर्ब करता है और ना ही ये केसी की वैल्यू को डिस्टर्ब करता है, जहां पर है वहीं पर ही रखता है। कैटालिस्ट फिर क्या करता है सर? कैटालिस्ट ये काम करता है, ये काम करता है सर। कैटालिस्ट कैटालिस्ट एक नया पाथ दे देता है। आप देखें सर कि जो रिएक्शन है, अब इसका रेट जो है वो यहां पर आ गया है, ये रेट इंक्रीज कर गया है बैकवर्ड और ये डिक्रीज कर गया है। तो ये रेट को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, लेकिन पोजीशन देखें सर, अभी भी उसी पोजीशन पर आ रहा है। किसी को ये बात नहीं समझ आई तो बताएं कि पोजीशन क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और कैटलिस्ट का क्या रोल है। इसकी समझ नहीं आई तो पूछ सकता है अभी भी जी। क्लियर है आपको? सर इसमें आपने कहा है कि वो जो एक रेट है वो कम हो गया फॉरवर्ड वाला हाँ जी। और बैकवर्ड वाला ज्यादा हो गया। क्या ऐसा नहीं है कि जब कैटलिस्ट पाथ देगा तो बैकवर्ड भी उतना ही तेज होगा और फॉरवर्ड भी उतना ही तेज होगा, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे? इसकी मिसाल इस तरह साइमल्टेनियसली होते हैं बिल्कुल। और एक्चुअल में ये आपको बात बताऊं कि ये जो रेट होते हैं ना, ये अल्टर का वर्ड यूज करें तो बेहतर बेहतर रहेगा। समझ आ रही बात की? अल्टर का वर्ड मतलब चेंज कर देते हैं। अब ये जो चेंज होता है ये इस तरह से होता है कि आपके जो केसी की वैल्यू है वो डिस्टर्ब ना हो। जी, बात समझ आई या नहीं आई? कि केसी की वैल्यू आपकी सेम रहनी चाहिए। अब ये केसी की वैल्यू कब सेम रहेगी? जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट
और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वली अमाउंट में चेंज होगा। इसरार जी, समझ आई बात की? जी सर। क्योंकि रेट इक्वली चेंज होगा तभी तो केसी कांस्टेंट रहेगा ना। जी बिल्कुल सर। तो ये बात कर रहे हैं। अब देखिए कैटलिस्ट, आपसे एक एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। कैटलिस्ट कैन चेंज ए इंथाल्पी, बी इंटरनल एनर्जी, सी बोथ। देखिए मेरे साथ आप बेटा पढ़ेंगे तो फुल्ली कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, नन। आपको पता चलेगा केमिस्ट्री क्या चीज है जी। कौन सा इसमें ठीक हो सकता है? सर नन आएगा यहाँ। नन आएगा? मुझे भी यही लगता है क्योंकि सर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है कैटलिस्ट। अच्छा जी, बाकी लोग नन। देखें, एक बंदे के पीछे नहीं लगना, आपने अपना दिमाग भी चलाना है। ठीक हो गया जी। आप देखें, एक बंदे ने दिमाग चला लिया ना, अमारा जीशान ने, इंथाल्पी को चेंज कर देता है। हालांकि इन्होंने मुझसे पिछली दफा भी पढ़ा होगा ये सवाल। खैर सुन ले, नन ही आएगा इसका ऑप्शन। आप लोगों को ना थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे अभी। मैं आपको सारी एनर्जी प्रोफाइल समझा देता हूँ आज। ये आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ पर है आपकी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल आएगी या काइनेटिक, वाई एक्सिस पे जी? हाँ जी। सर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्यों लेते? काइनेटिक इन्वॉल्व नहीं होती क्या केमिकल रिएक्शन में? सर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे मैटर कर रही हैं ना, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आएगी। याद रखें, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। अब ये जो एनर्जी है यहाँ तक, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है यहाँ तक, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लें कि यहाँ तक रिएक्टेंट है और ये जो है आपके प्रोडक्ट है, ये जो इतना डिफरेंस आता है, इसको कोई बता सकता है क्या कहते हैं हम जी? एनीवन? टर्मिनोलॉजी इसके लिए कौन सी यूज होती है? डेल एच। सर हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। हाँ जी, डेल्टा एच कह सकते हैं। सही हो गया, इसको डेल्टा एच हम यूज कर लेंगे। अब ये यहां से यहां तक का जो गैप होता है, इसको क्या बोलते हैं जी? सर एक्टिवेशन एनर्जी। ई ऑफ एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। अब बेटा बात को समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, हमने अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। अब कैटलिस्ट जो होता है वो इस तरह से काम करता है कि पहले ये था रिएक्शन, अब कैटलिस्ट ने क्या करना है? कैटलिस्ट यहीं पे स्टार्ट होगा और ये काम करेगा कैटलिस्ट। अब बताएं यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर आया है? जी, एक्टिवेशन एनर्जी में सर। एक्टिवेशन। तो समझ आ गई कैटलिस्ट किस चीज को चेंज करता है? यस सर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जगहों पे जो है वो इक्वली रेट चेंज होता है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। तो कैटलिस्ट बेसिकली इसको चेंज करता है। आपको पता है थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी का और एक्टिवेशन एनर्जी, इनमें क्या डिफरेंस होता है जी? किसी को आइडिया हो? सुन लें, अगर नहीं आइडिया तो कोई बड़ी बात नहीं है।
सर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए नेसेसरी होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी? सर एक्टिव मीन जहाँ पे थ्रेशोल्ड जो है वो मिनिमम एनर्जी होगी। तो एक्टिवेशन मैक्सिमम हो जाएगी। चलें सुन ले फिर। अब देखें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब ये तो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहां से यहां तक लेकर जो एनर्जी है रिएक्टेंट के पास, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? मैंने आपको आज डायग्राम जरूर समझा देनी है एनर्जी की। यह इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और यहां से मैं रेड से यहाँ पे बना देता हूँ, यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी का डिफरेंस है या गैप है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक हो गया जी? अब बेटा समझिएगा, बड़ी ही कॉन्सेप्ट वाली चीज है कि यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा गैप होगा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसका सम हो जाएगी जी? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इंटरनल एनर्जी आपके पास ऑलरेडी रिएक्टेंट रख रहे होते हैं, हर चीज की इंटरनल एनर्जी है। तो बाहर से आपको क्या चीज देनी पड़ती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स सो दैट द एनर्जी ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये नई डेफिनेशन बता दी आपको एक्टिवेशन एनर्जी की, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। अब बताएं, किसी को समझ नहीं आई कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जी क्लियर है सबको? किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। सर ये डेफिनेशन जरा दोबारा बताएं। डेफिनेशन बेटा आपने फार्मूले से ही कर लेनी है, ठीक है, खुद से ही कर लें इसको, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर a reaction from external source so that our internal energy becomes equal to थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि वो इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की इतनी बढ़ जाए कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं, 7th पॉइंट इसकी 6 या 7th करेक्टरिस्टिक्स है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर अल्टर द रेट ऑफ कैटालिटिकल रिएक्शन। कि आप टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो कैटालिटिकल रिएक्शन पर होता है, ये याद रख लें कि जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कैटालिटिकल रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि टेम्परेचर का रोल होता है कैटलिस्ट के ऊपर। और कैटालिटिकल रिएक्शन जो होते हैं एक मखसूस टेम्परेचर पर इनका जो रेट होता है वो मैक्सिमम रेट होता है। मैक्सिमम रेट होता है उसको आप बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर कैटालिटिक रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होता है। अगर आप फर्दर इसको इंक्रीज करवा दें तो फिर आपका जो रिएक्शन का रेट होता है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, तो कैटालिटिकल रिएक्शन भी एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर जाकर इनका जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज इनकी देखी है। आप लोग ऐसे करें, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम इसको देखते हैं आगे।